सेकुलरिज्म की सड़ी हुई लाश को ढोने के लिए सबसे ज्यादा कंधा अगर किसी का इस्तेमाल हुआ तो मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ। लेकिन मुनाफिकों की जमात से कभी दुनिया खाली नहीं हुई। मैंने उस वक्त कहा कि नीतीश कुमार जी का बीजेपी से मुंह भंग अभी नहीं हुआ है। मैंने ये कहा पंजाब के खुशहाल और गयूर लोग है ना, वो आकर के यहाँ बस चलाया करते थे और वो यहाँ हमारी खिदमत में लगे हुए थे। जो गयूर कौम है, जुल्म के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहलाता। जुल्म के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल इंसाफ की तलब है। अच्छा, आपने बिहार शरीफ अभी जाने से आपको शायद रोक दिया गया। आप बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की मेहरबानी से हुआ। माएँ मर जाती हैं गाँव में, बस्तियों में एम्बुलेंस नहीं जा पाते हमारे। मुसलमान किसी के इशारे पे नहीं बोलता, अपने ज़मीर की आवाज़ में बोलता। तो दोस्तों, मुलाकात और फिर बात, इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं पटना में। MIM के प्रदेश अध्यक्ष और बहुत चर्चित, अक्सर कंट्रोवर्सियों में के बयान से हम YouTube में देखते हैं, बड़े बड़े चैनल में देखते हैं। हमारे साथ हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब। आपका खुश आमदीद हमारे चैनल से बात करने के लिए। कुछ सवालात जो मुस्लिमों के हैं उस पे आपकी और आपके पार्टी की क्या राय है आगे इलेक्शन में, वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि मुसलमानों की हालत बिहार में आप क्या मानते हैं? मुसलमानों की हालत बिहार में सबसे बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक मुसलमानों की हालत में कोई तब्दीली तो नहीं आ सकी। अब बिलखुसूस आप देखेंगे कि मुसलमानों वो पट्टियाँ जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहाँ की हालत निस्बतन और ख़राब है। अगर आज़ादी के ज़माने के आदाद व शुमार सामने आपके हों तो उस वक्त बहुत खुशहाल नहीं था भारत, लेकिन जिन पट्टियों में मुस्लिम की आबादी थी वो कदरे खुशहाल थी। तमसीलन मैं कहूँगा कि सीमांचल से हमारा ताल्लुक़ रहा है और सीमांचल की खुशहाली का आलम यह था कि बिहार में दो सकाफ़ती मेले लगते थे। उस ज़माने में शहरों की इतनी तरक्की नहीं हुई थी, तो मेले ठेले ही लोगों की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा हुआ करते थे और लोगों की माली हैसियत, उसकी क़ुव्वत ख़रीद का इजहार भी उससे होता था। एक सोनपुर का मेला था और दूसरा मेला खगड़ा का था, जो किशनगंज में वाक़ है। खगड़ा के नवाब की डिहोड़ी के करीब में वो मेला लगता था। आप देखेंगे उस वक्त जानवरों का, मवेशियों के लिए तो मेला था सोनपुर का, लेकिन खगड़ा को ये फजीलत हासिल थी कि वो जानवर भी, हाथी, ऊँट, घोड़े भी बिकते थे वहाँ, लेकिन रेशम के मलमल के कपड़े हों या अफ़गानिस्तान के हलवे हों या कीमती मसाला ज़ात हों या कीमती और सामान दूसरे हों, वहाँ मेले में जो क़ुव्वत ख़रीद थी उस इलाके की दूसरे इलाके की नहीं थी। एक पैमाना है हमारा, उस ज़माने के आदाद व शुमार तो हमारे सामने में नहीं है, लेकिन एक पैमाना है उस इलाके की खुशहाली का। और दूसरा बड़ा बैन सबूत यह है कि बहुत खुशहाल वो इलाका नहीं था, लेकिन निस्बतन बिहार के दूसरे हलकों से, शाहबाद हो या आपका मिथिलांचल हो, वहाँ से लोग, एक बड़ी तादाद किसानों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद बिहार की दूसरी पट्टियों से जाया करते थे, जो इस बात का सबूत था कि बिहार के दूसरे इलाके से उस इलाके की हालत अच्छी थी। और फिर जहाँ तक आदरी की रिपोर्ट हो या फिर दूसरे सरकारी और गैर सरकारी आदाद व शुमार हों, देखेंगे कि बिहार में जो सनती और जदीद तालीमी तकनीकी तब्दीली आई, उसमें मुस्लिम अक़लियत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। बिहार में तकरीबन 18 ठीक है सर, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जाहिर है हुकूमत जिनकी रही है, जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है। और दूसरी जिम्मेदारी इसकी ये है कि मुसलमानों की जिन लोगों ने नुमाइंदगी की, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अफसोस कि हुकूमत को बनाने और हुकूमत को गिराने के ताल्लुक से मुस्लिम लीडरशिप ने नुमाया रोल अदा किया और अपने पार्टी के तई वफादारी बरत कर मुस्लिम अवाम के दरमियान में जाकर पार्टी की बड़ी वकालत की। लेकिन दूसरा अफसोसनाक पहलू यह है कि इन लीडरों ने अपनी मिल्लत के मसाइल की वकालत कभी पार्टी के फोरम में नहीं कर सकी, हिम्मत नहीं हो पा रही। एक अदर टिकट, चूंकि उनकी सारी तगोदो जो थी
नज़रियाती सियासत से परे, अपनी ज़ाती सलाहियतों से बेगाना, और कुछ लोगों में ज़ाती सलाहियत थी भी तो जुर्रत की कमी, जिसके नतीजे में वो एक अदद टिकट, चूँकि मुस्लिम अवाम को ये पढ़ा दिया गया कि फ़िरका परस्तों को हराना है तो सेकुलरिज्म को जिताना है, और ये सेकुलरिज्म की सड़ी हुई लाश को ढोने के लिए सबसे ज़्यादा कंधा अगर किसी का इस्तेमाल हुआ तो मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, और यही करते रहे। वो ये समझ नहीं पाए कि अगर मेरे वोट से हुकूमतें बन सकती हैं और मेरे वोट से हुकूमतें गिर सकती हैं, तो इस वोट से हमारी भी तकदीर बदल सकती है। अख्तरुल इमान साहब, यही तो आपके यहाँ भी है MIM में। जी, आप 5 जीत के आए, 4 चले गए, क्या बात है? MIM में नहीं है ये। MIM में वो लोग जो लोग ज़हनी और फिक्री तौर पर मिल्लत के मसाइल के लिए या सरकार की नाइंसाफियों के लिए बहुत संजीदा नहीं हो सके। देखिए, मुनाफिकों की जमात से कभी दुनिया खाली नहीं रही। की आजादी में मुनाफिक मत कहिए नहीं बेचारे को, क्यों जो 4 चले गए। 4 चले, मुनाफिकत किसको कहते हैं? मुनाफिकत किसको कहते हैं? जन्म किसी और के घर में लिया, पता किसी और का लिखाते हैं, मुनाफिकत किसको कहते हैं? मुनाफिकत तो इसी को कहते हैं ना, जबान से कुछ करते हैं, अमल कुछ करते हैं। आपने अवाम के सामने में इस इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए वोट लिया था और चले गए इख्तिदार की भूख मिटाने के लिए, अवाम के मसाइल का कोई हल भी आप पेश नहीं कर सके। मुनाफिकत किसको कहते हैं? काले रंग को ही तो, कौवा का रंग अगर काला हो तो उसे क्या कहा जाए? आप कहेंगे कौवा को काला कह रहे हैं आप? हक कहना चाहिए आदमी को। हक बात कहने के लिए जब आदमी समझौता कर देता है, ये वक्त आता है कि कुदरत की तरफ से फिर उसकी तबीयत में हक बात डाली नहीं जाती है। बहरहाल उनको जो करना था उन्होंने किया। नहीं, अब इसी पे सवाल है। आपने लोकसभा इलेक्शन में 2014 या 2019 में किसी पार्टी से आपने टिकट लिया था। 2014 में आपने नॉमिनेशन किया। जी, किया था। नॉमिनेशन करने के बाद हाँ, आप विड्रॉ कर लिया, हमारे फेवर में, इनके फेवर में ये किया, इसको क्या कहेंगे? आप बता सकते हैं किसी के फेवर में? मेरा मामला ये था कि टिकट बीजेपी को हटाकर हम लोग, कई लोग थे, उसमें से 4-5 लोग अहम थे, जिन लोगों ने उस वक्त अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की सदारत में मुस्लिम MLAs और बेजार MLAs की मीटिंग हुई थी कि लालू जी की 22 लोग हम लोग हैं, इख्तिदार में पहुंचने के लिए 122 दिल्ली दूरस्त, और हुकूमतें हमारा काम उसी वक्त करती हैं जब परेशानी के आलम में होती हैं, और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर पे दर पे मुस्लिम मुखालिफ फैसले कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी से उनको दूर करना चाहिए। हम लोगों ने बड़ी कद्दोकाबिश के जरिए से उनको यकीन दिलाया और बीजेपी से उनको दूर किया। और जब इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो आपको मैं बता दूं कि मैं राजद का MLA था, मैंने रिज़ाइन किया और उस जदयू में शामिल हुआ जो जदयू बीजेपी से अलग हो गई थी, है ना। और मुआहिदा यही था, हम लोग 4 आदमी थे, सम्राट चौधरी थे, मैं था, जावेद अकबर अंसारी थे और लखन रमन साहब थे। यही मुआहिदा था कि चूंकि मैं रिज़ाइन करके MP का इलेक्शन लड़ रहा था कि अगर MP हार भी जाएंगे तो आप लोग चारों काउंसिल के मेंबर बनाए जाएंगे और वजीर बनाए जाएंगे, और मैंने उसकी भी परवाह नहीं की। वजह क्या थी? मेरी दूररस आंखों ने यह देख लिया कि भले ही बीजेपी से नीतीश कुमार जी अलग हो गए हैं, लेकिन किशनगंज में जो इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, इनके सारे कारिंदे बीजेपी का साथ दे रहे हैं। मैंने उस वक्त कहा कि नीतीश कुमार जी का बीजेपी से मुंह भंग अभी नहीं हुआ है, बीजेपी से इनके अंदरूनी रिश्ते बाकी रह गए हैं। मेरी बातों को लोगों ने झुटलाया था उस वक्त, लेकिन 18 महीने के बाद मेरी बात सच हुई और नीतीश कुमार जी फिर बीजेपी के साथ जाकर शामिल हो गए। मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। हाँ। आप घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूं मैं। पॉलिटिकल आदमी है तो नहीं, घुमा नहीं रहा हूं साहब। मेरा कहने का मतलब कि आपने टिकट ले लिया, नॉमिनेशन कर दिया, उसके बाद उस नीतीश कुमार हो या जो भी हो, उनको कोई ऑप्शन में नहीं छोड़ा और आपने विड्रॉ कर लिया हमारे फेवर में। किसके फेवर में? किसके फेवर में? वही तो आपसे पूछ रहे हैं। किसी के फेवर में नहीं। मैं जो सूरत हाल है आप पूरे उस जमाने का बयान पेपर में कहीं कहीं है कि मौलाना असरारुल हक कांग्रेस से। भाई मैं ये कहा कि बीजेपी नहीं जीते। हाँ। मैं उसकी कोशिश में हूँ। बीजेपी को शिकस्त देना मेरा मुतमईन नजर था। उम्मीदवार कई एक थे और मैं आपको पते की बात बता भी दूं जनाब आली कि मैंने वहां की तमाम तर कारकर्दगी जो उनके जो जदयू के जितने वर्कर्स रहे, मैंने उसकी रिपोर्ट जनाबे वजीर आला नीतीश कुमार साहब को दी और नीतीश कुमार साहब ने जब उस पर कोई नोटिस नहीं लिया तो मैंने ये समझा कि इनकी अंदर की डील हो गई है। यही वजह है कि टिकट मेरे को दिया गया है और उनके लोग हिमायत दूसरे की कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में ऐसी पार्टियों से अपने आप को इलादा नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए था? मैं इस बात को महसूस कर लिया कि नीतीश कुमार जी का बीजेपी से रिश्ता नहीं टूटा है और आपको यकीन होगा
इस बात को मानने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि भले ही वो लड़े थे अलग होकर इलेक्शन, लेकिन बाद को उसी बीजेपी में शामिल हो गए जिसके बारे में उसने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा और बीजेपी में नहीं जाऊंगा। मेरी तो दूरस्थ आंखों ने पहले देख लिया कि बीजेपी में जाने वाले हैं, तो मैंने तो अच्छा किया ना कि नापाक इरादों के कश्ती से अलग हो गया अपना, तो मैंने तो अच्छा किया, उस पर मुझे फख्र है। अब ये बताएं, आप शुरू आपने किया था कि आपके सीमांचल की हालत बहुत खराब है, मुसलमानों की खासकर, लेकिन कंट्रोवर्शियल एक आपने पंजाबियों के बारे में दे दिया। मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि पंजाब का पंजाब, पंजाबी कुर्ता पगड़ी पहने हुए कभी हमारे गांव के धूल साफ किया करते थे। ये आपने अभी हाल फिलहाल में ही कहा है 18 मार्च 2023 को। सुनिए जो बात अभी मैं आपको, और ओवैसी साहब आपके मंच पे थे। सुनिए मैं आपको बता दूं, मेरे पंजाबी भाइयों को अगर तकलीफ पहुंची हो तो मुझे उस पर अफसोस है। इस तनाजुर में मैं कहा यह बात, मेरी उस बात को आप पकड़ रहे हैं। अब मेरी इस बात को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं कि मेरे लोग जाकर आज पंजाबियों के खेतों में जाकर धूल साफ कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि माजी में हमारी खुशहाली ये थी कि बिहार के दूसरे हल्के से मजदूर हमारे खेतों में आते थे, पंजाब के खुशहाल और गयूर लोग है ना, वो आकर के यहाँ बस चलाया करते थे और वो यहाँ हमारी खिदमत में लगे हुए थे। तो इसमें बुराई की क्या बात थी? मामला ये था कि वक्त की तंगी के बायस मैं पूरी बात नहीं कह सका। मैं तो ये बात कहता हूँ कि एक ज़माने में पंजाब की हालत ख़राब थी, पंजाब के लोग आकर यहाँ मेहनत करते थे, लेकिन आज पंजाबियों की हालत बड़ी अच्छी हो गई है। वो गयूर कौम अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़कर उसने अपने आप को इतना मुस्तहकम कर लिया कि आज हमारा 5 एकड़ जिसको ज़मीन है, जिस किसान को, वो 2 एकड़ वाले पंजाबी भाई के जाके खेत में काम करता है। ये तो मैंने गरीबी, मुफलिसी और तारीखी जो शवाहिद हैं उसके तनाजुर में कहा था। मेरी मुराद कहीं से भी, अरे गयूर कौम है, फिक्री एतबार से बड़ी हम आहंगी हमारी है उनके साथ, हम तो ये जुमला कह ही नहीं सकते उनको। लोगों ने लाग लपेट कर इसको दूसरे बात में, हमारे कई पंजाबी भाइयों से बात हुई, मेरी पुरानी तकरीरें भी हैं उनके साथ। इंडिया टीवी का ये अरे भाई नोट है। बे सुनिए, सवाल ये पैदा होता है कि मक्खी का मसला ये होता है, रुखसार के चमकते हुए हिस्से को नहीं, कहीं भी जरा सा जख्म हो तो वहां फौरन बैठ जाती है मक्खी। आप बहैसियत मजमुई है ना, गुलाब के हरी पंखड़ियों के, खूबसूरत रंगीन पंखड़ियों के दरमियान में भी कुछ काले धब्बे होते हैं। काले धब्बे को उससे बदनुमा नहीं होता गुलाब। मेरी पूरी गुफ्तगू को आप समझिए, मेरी गुफ्तगू का तनाजुर था यहाँ की गुर्बत और इमारत का मवाजना करना। पंजाबी भाइयों का कहीं से भी दिल आजारी मेरा मकसद नहीं था और मैं दिल आजारी कर भी नहीं सकता उनसे। मेरे बड़े अच्छे मुरासिम हैं, गयूर कौम में मुबारकबाद देता हूँ मैं उनको। बहुत अच्छा है कि आपने इसको क्लेरिफाई कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूजन था लोगों को, बिल्कुल कई बार साफ कर सका हूँ। ये और बात है कि दुनिया को बहुत सारे लोगों को खबर नहीं है, मैं बहुत साफ कर चुका हूँ। उसके दूसरे दिन ही मैंने कुछ लोगों ने पूछा था, मैंने साफ किया। अच्छा, एक और आप जनवरी में एक बयान आया था आपका, बीजेपी और एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी, पठान फिल्म पे आपने कहा था। तो बीजेपी तो है ही एक्सट्रीमिस्ट, सब मान रहे हैं बीजेपी कम्युनल मान रहे हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट तो लोग हम लोगों को कहते हैं, मुसलमानों को कहते हैं। अब मुसलमान अगर अपने आप को तस्लीम कर ले तो वो उसकी नादानी है। हम कौन चीज कहोगे? हम सबसे तवाजुन वाली कौम है। ला इकराहा फिद्दीन, ये है हमारा फलसफा। दीन में कोई जबरदस्ती, फलसफा है ना, कुरान का फलसफा है, कुरानी फलसफा है, अहकाम रब्बानी है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, और ये कुरानी फैसला है। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा धर्म मेरे लिए। दूसरे के धर्म का आदर करो, अपने धर्म का पालन करो। इससे ज्यादा मुनासिब, इससे ज्यादा मतवाजिन, इससे ज्यादा बैलेंस नजरिया किसी का हो सकता है क्या? और हमने जब भी बात उठाई है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, हम ये कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट वो हैं जो नजरियात और उसूलों को ये करके लड़े। हर कोई, किसी के बहन के साथ रेप हो, क्या चाहता है वो? सजा मिले उसको। अब उसी को सजा मिलने वाले को किसी लोग कहते कि भाई साहब देखिए फलानी जगह पर बड़ी सजा दी जाती है, एक्सट्रीमिस्ट है। अब जिनको अपने बहन की इज्जत की परवाह नहीं है तो वो उसको वो समझे। लेकिन जो गयूर कौम है, जुल्म के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहलाता। जुल्म के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल इंसाफ की तलब है। अच्छा, आपने बिहार शरीफ अभी जाने से आपको शायद रोक दिया गया। आप बोल रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री की मेहरबानी से हुआ। यकीनन यकीनन कोई मुख्यमंत्री चाहेगा? क्यों नहीं चाहेगा? दंगा हो जाए, अरे भाई, जमहूरियत का यह तमाशा रहा है। घर जलाकर अगर वोट मिल जाए तो घर जला दो, लोगों को बसाकर अगर वोट मिल जाए तो लोगों को बसा दो। ये तो एक ही इल्जाम था पहले कि एक स्टेट है ऐसा, आप समझ रहे होंगे
कि वहाँ ये लगता था इल्जाम, हाँ, तो अब बिहार में भी ये इल्जाम लगने लगा तो कि मुख्यमंत्री की मेहरबानी से वहाँ दंगा हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है जी, पटना के हेडक्वार्टर से 70 किलोमीटर की दूरी पर अख्तरुल है। ईमान साहब, बहुत बड़ा इल्जाम है नहीं ये। नहीं, एक के बाद ये दूसरा मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, यकीनन साहब, मैं बता भी तो रहा हूँ। अच्छा, मामला ये है कि बिहार में जो मकामात मजहबी पर्व त्योहारों के मौके से सेंसिटिव हैं, उसमें नालंदा का नाम आता है। आज़ादी की तारीख को भी आप याद कीजिए, वो मोस्ट सेंसिटिव इलाकों में है। आखिर वहाँ के डीएम और वहाँ के एसपी ने ये लापरवाही क्यों बरती? दूसरे राज्य से आकर के लोग, हथियारबंद लोग आकर जुलूस में शामिल होते हैं, कोई वीडियोग्राफी नहीं हुई, कोई सीसीटीवी आपने नहीं लगाया, कहीं पर आप लोगों ने पुलिस को तैनात नहीं किया। क्या मतलब था? एक तरफ तो ये है कि वहाँ के एसपी और डीएम की लापरवाही की वजह से दंगाई दूसरे जिला से आ गए, इनको खबर नहीं हुई। और जब 30 तारीख को ये वाकया हो गया तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कम्युनलिज्म से और करप्शन से। तो क्या हुआ, 1 तारीख को उसकी पुनरावृत्ति क्यों हुई? मान लिया कि 30 तारीख को एडमिनिस्ट्रेशन की गलती थी, लेकिन बिहार के मुखिया, उनका अपना जिला, उनका एक बहुत बड़ा किरदार, वो मसनवी तौर पर जो अपने आप को कहते हैं, हालांकि बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों के साथ बैठे हुए रहे, गुजरात के दंगाइयों से बैठे हुए रहे, 2002 में भी उनके साथ बैठे हुए थे। ये कितने अलग थलग उससे हैं वो नहीं कहा जा सकता, है ना। एनआरसी का मामला हो, उनके साथ रहे, तलाक बिल में उनके साथ रहे, ये एनडीए का हिस्सा भी रहे, उधर जाकर के फिर आप गठबंधन में रहते हुए बीजेपी के उम्मीदवार को वोट भी दिया राष्ट्रपति इलेक्शन में। बीजेपी से कितने अलग हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उन्होंने तो तुरंत उसका खुलासा कर दिया कि ये गृह मंत्री के आने से, बयान से हुआ ये। भाई मैं कह रहा हूं कि किसी पर टालने की नहीं। बिहार के गृह मंत्री कौन है? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किसका है? मैं कह रहा हूं कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? होम मिनिस्टर कौन है बिहार के? आप हैं। तो 1 तारीख को उसकी पुनरावृत्ति क्यों हुई? 1 तारीख को क्यों हुई? दोबारा होने का मतलब बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमानों की गर्दन कटे तो ये खौफजदा होकर वोट दें, और सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि जब इनकी धुलाई हो जाए तो डर के मारे हमको वोट दें। पहले दिन उसने गर्दन कटवाने का काम किया और दूसरे दिन इसने खौफजदा होने के लिए छूट दे रखी। इसमें क्या शक की बात है? सब लोग समझ रहे हैं, खुली किताब है ये। एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल आपने बनाया? नहीं, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने के लिए हमने मुतालबात किए। तो उसमें आप अपने खुद को मनहूस मानते हैं क्या कि मैं मनहूस हूँ और अगर ये बात नहीं हुई, नहीं बनी ये, तो इस्तीफा ले लेना? किससे कह रहे हैं इस्तीफा ले लेना? किससे? मैं कह रहा इस्तीफा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम होना चाहिए। ये मुतालबा हमारा हुकूमत से है। मेरे कहाँ से ये बात, अपनी जबान की बात मेरी जबान में डाल रहे हैं ऐसा? ये YouTube में 3-4 जगह है, आपने कहीं इंटरव्यू दिया होगा। साबिका और लाहिका अल्फाज को छोड़कर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, मैं ये कह रहा हूं, आप मेरे जुमले को सुनिए, कि सीमांचल के जो तरक्की के मुतालबात हमारे हैं, मेरी जितनी हकमारी की हो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो, और मेरे वजूद से तुमको परेशानी है तो मेरे आवाम के मुतालबात को पूरे कर दो। मैं सियासत से किनारा कस हो जाऊंगा, मैं लड़ रहा हूं इसके लिए। ये कह रहा हूं, ले लो ये। हाँ, मैं कह रहा हूं कि भाई आप सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना दो, मेरे मुतालबात पूरे कर दो, इस्तीफा ले लो हमसे। आज भी तो कर रहा हूं, उस जुमले में क्या दिक्कत है? मैं आज कह रहा हूं कि आज मेरे अवाम के मुतालबात, अरे जान भी लग जाए तो कम है उस इलाके के मजलूम आबादी को इंसाफ दिलाने के ताल्लुक से, है ना। 10वां हिस्सा है बिहार का जनाब आली। अगर 2011 की मरदमशुमारी को आप सामने में रखें, 10 करोड़ 38 लाख के बिहार में 1 करोड़ 8 लाख की आबादी है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज की 15 किलोमीटर की दूरी, लोगों को 70 किलोमीटर हेडक्वार्टर जाना पड़ रहा है। लोगों को माएँ मर जाती हैं गाँव में, बस्तियों में एम्बुलेंस नहीं जा पाते। हमारे छोटे छोटे बच्चे जाकर के होटलों में पोछा मारी का काम कर रहे हैं। 15 दिन शादी के नहीं हुए हैं, दुल्हन के हाथों के मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ है, दूल्हा घर छोड़कर पंजाब के खेतों में काम करने वाला पंजाबी भाइयों क्या। हमारी ये जो बदतरीन सूरत हाल है, सरकारी नौकरी में हमारी कोई हैसियत नहीं है। एक IAS एक IPS नहीं है हमारा, समझिए, सुरजापुरी में, है ना। और दूसरे भी मिलाकर के बहुत कलील तादाद है हमारी, है ना। वैसे तो मजमूई जो तादाद हमारी होनी चाहिए आबादी के एतबार से, हमारी कोई तादाद नहीं है। बल्कि बिहार स्टेट रैंक के ऑफिसर्स भी हमारे यहाँ नहीं है। मैं तो वो बताऊं, चपरासी भी मेरे यहाँ 5% नहीं है। हमको किस जगह रखा है इन लोगों ने? हमारी फसल, हमारी खेतियां, सबसे घनी नदियां हमारी हैं, सबसे ज्यादा सैलाब से हम तबाह रहते हैं, और वहां पर घनी नदियों की वजह से विस्थापित हम हो रहे हैं। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खूबसूरत जुमला बोलते हैं कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला हक राजकोष में है।
और हमारे वहाँ मेरे सिर्फ विधानसभा में 2,500 लोग विस्थापित हैं और आज तक उनको रकम नहीं मिल पाई। मादूदे चंद लाख रुपए भी मिल पाए हैं। सीमांचल से सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब तो अकेले नहीं हैं एमएलए, आज और भी मुसलमान एमएलए हैं। और सब क्या है, कहाँ चले गए, उनकी सोच कहाँ है? अब देखिए, उन बुजुर्गों पर तो मैं उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन नहीं, जो बच्चे हैं आजकल, आज के जो बच्चे हैं, हाँ। आज के जो बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं, एक मुसलमानों के दरमियान में, दलितों के दरमियान में भी, पसमानदा लोगों के दरमियान में भी, जिनकी जहनी, फिक्री और सियासी और सोच में तब्दीली नहीं आ सकी, वो पार्टी के टिकट को बड़ी चीज समझते हैं कि भाई किस पार्टी का टिकट लेके आया हो। और नेता जब समझता है कि आवाम टिकट की बुनियाद पर वोट देती है तो पार्टी का गुलाम बन जाता है, आवाम का तर्जुमान नहीं बन पाता। अख्तरुल ईमान ने इसी मिथ को तोड़ा है और कहा है कि हम आवाम के तर्जुमान हैं, किसी पार्टी के गुलाम नहीं, है ना। मेरे गले में 5 पार्टी की टिकट भी बांध दी जाए, अगर आवाम वोट न दे तो मैं नहीं जीत सकता। और आवाम अगर वोट देना चाहे, कोई टिकट नहीं दे, तो किसी की मजाल नहीं है रोकने की। तो इसके माने असल ताकत आवाम की है, तो आवाम की तर्जुमानी करनी चाहिए। और आवाम की तर्जुमानी ही के नाम पर एमआईएम के लोग जीत कर आए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मुनाफिक हैं, आवाम की तर्जुमानी करने आए और पार्टियों की गुलामी कबूल कर लिया आपने, इसलिए जो छोड़ के गए वो मुनाफिक हैं। यकीनन इसमें उससे आगे भी कहा जा सकता है। मैं तो बहुत मोहतात कहता हूँ। अच्छा ये बताएं, जनमन गण की जगह वंदे मातरम आपने असेंबली में बायकॉट किया इसका, तो अच्छा ये बात बताइए। नहीं, आप अकेले बायकॉट किया, 18-20 एमएलए होंगे मुसलमान। उनके बाद मैं मरूंगा तो अकेले जाऊंगा ना। अच्छा, तो वो तो उनके साथ नहीं जाना है ना। मेरे अकीदे पर जर्ब पड़ेगी, जिसको मुझसे कबूल नहीं कर सकता ना, है ना। और अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलना मुझे आता है, अगर किसी को ना आए तो उसकी टांगों को नहीं पकड़ सकता। नहीं साहब, तो आपको अकेले आता है, 20 में से 19 जो हैं, अब उनके ज़मीर के कैसे भटक गए, तो उनको भी तो समझाइए आप। उनकी बेज़मीरी के बारे में बोलिए आप, उनकी बेज़मीरी के बारे में बोलिए, या उनकी नासमझी के बारे में बोलिए। वो बेचारे समझ नहीं पाए होंगे कि ये क्या है। नहीं, 20 में 19 साहब नहीं समझे तो आपका पहला फर्ज बनता है कि उनको समझाइए। नहीं, उनको कैसे समझाएंगे आप? उसने दूसरी की तौक अपने गले में रख लिया जी, तो वो तो उनके आका जो कहेंगे वो ही करेंगे ना, है ना। उनको समझाने के लिए तो अवाम ने भेजा था कि तुम आज़ाद होकर जाओ, किसी का तौक गले में मत रखो, तुम अपनी आवाज़ कहने के लिए किसी की आंखों के इशारे की तरफ मत देखना, है ना। अपने ज़मीर की आवाज़ पेश करना। अख्तरुल ईमान किसी के इशारे पे नहीं बोलता, अपने ज़मीर की आवाज़ पर बोलता है। अच्छा, एक अभी हाल फिलहाल में आपने एक और बयान दिया था आनंद मोहन पे। आपने कहा कि क्योंकि मुसलमानों का कोई हैसियत नहीं है और आनंद मोहन के साथ उनका पूरा बिरादरी जुड़ा हुआ है। ये कैसे कह दिया आपने? ये कैसे कह दूं मैं? और इससे मैं अगर जोड़ूं, अतीक अहमद वर्सेस आनंद मोहन, शहाबुद्दीन वर्सेस आनंद मोहन, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं मुजरिमाना किरदार की कभी हिमायत नहीं कर सकता। मैं मुजरिम दोनों को मानता हूँ, बल्कि मुलजिम भी कहिए कि दोनों को मानता हूँ। बल्कि कोर्ट ने जब फैसला सुना दिया तो मुजरिम थे ये आनंद मोहन साहब, है ना। और अभी कोर्ट में तीनों थे। हाँ, तीनों थे। मैं बिहार के तनाजुर में बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन साहब का मुजरिमाना रिकॉर्ड रहा है, मैं उसकी नफी नहीं करता। कोर्ट को फैसला करना चाहिए उस मामले में। आनंद मोहन सिंह का जो कारनामा रहा है वो सबके सामने में है, कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुनाई है। लेकिन आप देख लें यहाँ पर शहाबुद्दीन के साथ क्या होता है और आनंद मोहन के साथ क्या होता है। शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है और हुकूमत वक्त उसके जमानत को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। अगर वो जमानत पे रिहा रहते तो शायद कोरोना में उनकी मौत नहीं होती, या मरते भी तो घर में मरते। उन्होंने तो जमानत होते ही बेल जब वहां से मिला, जेल से छूटे, रास्ते में उन्होंने एक बम फोड़ दिया। कोई बम नहीं फोड़ा साहब। जमहूरियत में ये अमरियत है क्या? ये अमरियत है क्या? किंगशिप है क्या? है ना। जमहूरियत में बोलने की इजाजत नहीं है क्या? अरे भाई, हालात मैं कह रहा हूं उनका क्यों, मुल्क में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, जिनकी तवक्को नहीं होती, जीत जाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई अरे हवा के रुख से हुकूमत अदलती बदलती रहती है। कोई जुर्म किया उसने क्या? जमहूरियत में एक तरफ आप लोग मीडिया के लोग हैं, कहते हैं आज़ादी इजहार पर कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए, और दूसरी तरह के मामूली से जुमले में आप कह रहे हैं कि वो एक आदमी कैद से छुटा हुआ कैद में चला जाए। हम जुमला नहीं बोल रहे हैं, कैद में चला जाए उसी बिना पे तो चलिए आप जिस बिना पर हुआ हो, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो बात रिजेक्ट हुआ, जो मैं उस बिना पर अदालत कभी इस जुमले पर बेल रिजेक्ट नहीं कर सकता। अदालत के लिए ये जुर्म नहीं है, अदालत के सामने में जुर्म नहीं है अल्फाज। और आप कहेंगे कि अदालत जुमले पर बेल रिजेक्ट किया, नहीं, उस जुमले पर बिहार हुकूमत भले ही चली गई सुप्रीम कोर्ट,
और शायद वो जमानत पर होते तो शायद कोरोना से बच भी सकते, या अगर मरते भी तो घर में मरते। कम से कम कैद में मरना तो उनके नसीब में नहीं होना चाहिए था। लेकिन आनंद मोहन सिंह साहब को सजा सुनाई गई और उम्र कैद की सजा, और बिहार हुकूमत ने खुद ही नीतीश कुमार ने फैसला लिया, जेल मैनुअल में तब्दीली लाई कि सरकारी काम में जो सरकारी अफसरों के कत्ल में शामिल होगा उनकी मौत होगी, ऐसा जेल के कैद खाने में होगी। लेकिन आप साहब आनंद मोहन साहब के लिए कानून बदल देते हैं और शहाबुद्दीन के बिल को रिजेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आते हैं। तो मुसलमानों को अपनी हैसियत समझनी चाहिए, इसलिए कि इनका नाम शहाबुद्दीन था। तो अभी तो एक कल परसों कहीं किसी आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, एक साहब और बहुत बड़े यहाँ के लीडर हैं, वो भी छूटने वाले हैं इसी बिना पे। भाई अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून में अगर गुंजाइश है तो छूटने में क्या दिक्कत है? कानून में अगर गुंजाइश है तो छूटने में क्या दिक्कत है ना? वो तो कानून, आप उनको कहिए ना, शेरवानी तंग हो तो शेरवानी को गालियां नहीं दीजिए, दर्जी को तलाश कीजिए। अच्छा, आपकी पार्टी हमेशा कॉमनल की बात करती है, तो एक दो नाम बता दीजिए कि कौन सी पार्टी यहाँ कॉमनल है। कौन पार्टी कॉमनल नहीं है? हाँ, ये कौन पार्टी कॉमनल नहीं है, ये बात बताइए ना। वही तो पूछ रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता जी, मैं अपने हक के लिए बात करता हूँ। दूसरे लोग मुझे गालियां देते हैं। मेरी बेटियों को आज भी कहा जाता है कि मुसलमानी की बेटियों को बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं बनने देंगे। दूसरी की बेटियों का बच्चा पैदा होता तो वो जुमले नहीं बोलते। सबको तो मुझे ही निशाना बना रहा है, नौकरियों से हमें ही निकाला जा रहा है, दाढ़ी हमारी नोची जा रही है, हमारी पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, बुर्के नकाब हमारे वो किए जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद हमारी तोड़ी जा रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए निशाने पर हमको लाया गया है, तलाक बिल हमारे लिए है। ये सारा तो हम ही को सभी निशाना बनाया। कहाँ लोग खड़े रहते हैं हमारे पास? जो लोग हमारे मामले में जब किसी के साथ नाइंसाफी हो अगर न बोले तो भी तो मुजरिम के साथ है ना। देखिए साहब, कॉमनल तो आपने बता दिया सब है जी, और कॉमनल का अपोजिट क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि मजहबी नॉन कॉमनल और क्या है, नहीं, बल्कि इंसाफ के साथ। सुनिए, एक लफ्ज को ग्रामर में भी इस्लाह की जरूरत है। जी, एक आदमी वतन परस्त है, आप बहुत कह रहे हैं, और फिर वही फिरका परस्त को आप खराब कहते हैं। तो वतन परस्ती कैसे अच्छी हो गई और फिरका परस्ती कैसे खराब हो गई? देखिए साहब, देखिए, आप अगर वतन परस्ती का मतलब वतन की भलाई चाहना है, लेकिन फिरका परस्ती का मफहूम बदल जाता है। फिरका परस्ती का मतलब हो जाता है दूसरे फिरकों को नुकसान पहुंचाकर अपने फिरके का भला चाहना। मेरा ख्याल से कॉमनल का अपोजिट वर्ड है सेकुलर। नहीं, सेकुलर नहीं है, सेकुलर नहीं है। सेकुलर का मतलब है कि लादीनियत। हिंदुस्तानी तनाजुर में हम सेकुलरिज्म को भले ही कह लें, वो है ना, कि वो कह लें सेकुलरिज्म का मतलब है बरी उल मजहब, बरी उल मजहब, है ना, मजहब से बालातर है वो, नहीं, मजहब से बालातर हो। मैं आपको बताऊं, हाँ, कॉमनल और सेकुलर, हाँ, ये भले ही पॉलिटिकल टर्म्स हो गए हों। हाँ, हाँ। नहीं, सेकुलर वर्ड जो है इसका मतलब है कि हर आदमी, आप मुसलमान हैं तो आप सिख हैं तो वो, हम हिंदू हैं, सब लोग कोई ना कोई तो मानता है तो सब कॉमनल। इसका तो आपके राजनीतिक लोग जो पार्लियामेंट में, आपको पता नहीं, आप तो हमसे ज़्यादा लिटरेचर पढ़ते हैं। कॉमनल, ये जो सेकुलर वर्ड है, मेरे ख्याल से शायद 4th या 5th अमेंडमेंट में इसको पार्लियामेंट में चेंज किया गया है। तो कॉमनल तो सब हैं। तो अगर कोई कहता है कॉमनल, इनको आपको हमको, तो इसमें बुरा क्यों लगता है कि नहीं साहब मैं कॉमनल आप सेकुलर? नहीं, कॉमनल मैंने कहा कि दो जुमले हैं, वतन परस्ती बहुत खूब, फिरका परस्ती गलत। क्यों? फिरका परस्ती का अब तक का जो रोल रहा है दूसरे फिरकों को नुकसान पहुंचाकर अपने फिरके का भला चाहना, और एक है दूसरों को नुकसान पहुंचाए अपने फिरके की बेहतरी के लिए काम करना, है ना। फिरका परस्ती दरअसल होना चाहिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर। वतन परस्ती क्या है? वतन पर मुसीबत आए तो गर्दन कटा देना, वतन की तरक्की के लिए जान निछावर कर देना। लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना वतन का भला करना, ये नहीं आता वतन परस्ती में। लेकिन फिरका परस्ती में ये जुमला आ जाता है कि दूसरे फिरकों को नुकसान पहुंचाकर जो लोग अपने फिरका का भला चाहते हैं, ऐसे लोग फिरका परस्त कहलाते हैं। अच्छा, ये आप एक आखिर में बताइए, अभी 2024 की तैयारी में आपकी पार्टी MIM कितने उम्मीदवार उतार रही है? कम से कम बिहार से, बाकी जगह छोड़ दीजिए, बाकी तो 2 कंफर्म है। देखिए, पिछले दिनों तो हम लोग सीमांचल के महदूद हल्के में ही काम करते रहे। अभी हम लोगों ने सीमांचल से बाहर कदम बढ़ाया है, और अभी कितने सीटों पे पार्टी इलेक्शन लड़ाएगी यह कहना कबल वक्त होगा।
दरअसल हमारे ज़िम्मे जो टास्क हमारे कौमी सदर ने दिया है वो ये है कि हम तमाम तर अज़ला में अपनी तंजीमी साख को बेहतर कर लें, और अपनी तंजीमी साख को बेहतर करने के बाद ही हम देखेंगे कि हमारे कहाँ से मुनासिब उम्मीदवार मिल पाते हैं और हमारी ताकत किस जगह पर कैसी बन पड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमने 18-20 ज़िलों में कम अज़ कम अपने संगठन को खड़ा किया है, तो हम पूरी उम्मीद हैं कि हम सीमांचल से बाहर निकल कर के भी MP का इलेक्शन पार्लियामेंट का। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं जो देखता हूँ और पॉलिटिकल पार्टियों का, उसमें तो अगर आप टॉप से बॉटम आए तो आप सबसे नीचे हैं, उससे भी और नीचे उससे भी नीचे जी। और आज के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे ज़रूरी है। उसका कैसे आप हिंदी में बोलते हैं हाँ, निदान करेंगे? निदान सवाल ये पैदा होता है भाई कि हम लोग उन पार्टियों पे नहीं हैं जिनको बड़े लोगों की मदद हासिल हो, बल्कि हम थपेड़ों के दरमियान में अपनी कश्ती आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें यकीन है जुनूब पा गया मंजिले कामरानी, खिरद रह गई हौसले आजमा कर। और हम सबसे बड़ा सरमाया इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे कि हमारा ऑफिस हो, हमारे कारिंदे हों, अखबारात में हमारे एडवर्टीजमेंट्स जाएं और काफ़ी ताम झाम वाला प्रोग्राम हो, वो तो हमें नसीब नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत बड़ा सरमाया हमारा है जो सबको हासिल नहीं है, वो है कि हमारे ईसू मजलूम तबके के दिलों में जो हमने जगह बनाई है ना, जो लोग महरूमी से मतलब शिकार आप हैं। महदूद महरूम- रहेंगे सिर्फ मह- मुसलमानों तक नहीं ही? नहीं नहीं, महरूम और मजलूम से मुसलमान ही नहीं है, यहाँ के दलित और पिछड़ों का भी हमने बड़ा देखा तबका, पोस्टर में, दलित और पिछड़ों का भी तबका। मुसलमानों का है फोटो, हाँ और भीमराव अंबेडकर साहब का है, हाँ। गांधी जी गायब है। हाँ गांधी अरे से एलर्जी है क्या? नहीं साहब, गांधी के नजरियात के तो सबसे बड़े अलमबरदार हम हैं। तो सारे कहीं लोगों फोटो का- में नहीं है और सर। कहीं फोटो में नहीं है तो किसके सारे फोटो में लगा हुआ है, किसके जाके दिखा लीजिए, ना किनके तो पार्टी दूसरे में? का कंपेयर मत करिए, नहीं, नहीं, आप तो मैं- अपनी बात मैं करिए। अपनी बात, जी। मेरा जो फोकस है जब ये अंबेडकर पार्टी लाइन हैं, पर मैं काम जी। कर रहा हूँ, वो पार्टी के लाइन पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे नजरियात देखिए, मेरे काम काज करने के तरीके देखिए, गांधी के नजरियात पर हम आमिल हैं, है ना। हम गॉडसे के नजरियात पर नहीं चलने वाले हैं, है ना। गांधी जयंती मनाने लगे बीजेपी के लोग भी, RSS के लोग भी मनाने लगे हैं, क्या हो गए गांधीवादी वो, है ना। जाहिर है मदूदी फोटो लगेंगे ना, ऐसा थोड़े है। मैंने देश के संविधान ने जिसने गांधी जी का सम्मान दिया है और उस नेता का हमने नाम दिया है, उस नेता के नजरियात पर हम काम कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव, और इस वक्त जरूरत है इस बात की करने की, है ना। आप कहिएगा कि गांधी का नाम दिया है तो मौलाना आजाद तो अकलियत के बड़े लीडर थे, उसका क्यों नहीं दिया आपने? नेहरू जी फ्रीडम फाइटर थे, क्यों नहीं दिया उसका आपने? तो सवाल ये पैदा होता है। गांधी अंबेडकर अक्सर देखे जाते हैं नाम जोड़ के लोग। मौलाना आजाद को भी देखा जाना चाहिए। हाँ, वो मौलाना तो आजाद कहीं भी उनसे कम के लीडर नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल कहीं कम के लीडर नहीं थे। वो तो अभी तो कांग्रेस ने छांट दिया, कांग्रेस ने भी छांट दिया। तेलंगाना में और फोटो जो लगा उसमें मौलाना आजाद का, फिर दूसरे अरे दिन भाई, तो उनको माफी मांगना पड़ा। तो इनका तो नजरिया ही वही है। अभी तो आप देखेंगे कि निसाब से भी निकाल दिया गया उनको, है ना। यही तो हो रहा है। मैंने कहा ना कि सब लोग मुसलमानों के तई सब लोगों का नजरिया बहुत कमोबेश एक ही एक है, तो देख ही रहे आप। अरे किसी ने गर्दन काटी गुजरात में, किसी ने कुएं में दफनाया भागलपुर में, किसी ने टाडा और पोटा लगाया, किसी ने दफा 370 का खात्मा किया। ये तो सभी लोग एक चट्टे बट्टे तो एक ही हैं, और क्या है उसमें। चलिए, अल्लाह आपको कामयाब करे, हमारे भी आपके साथ में। चलिए साहब, हक पर दुआ कायम है रहने की कि तौफीक हाँ। अता फरमाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। तो आज थे ये अख्तरुल ईमान साहब, जो बड़े बेबाकी से सुनते आया मैं, बहुत सा उनका कटिंग भी लेके आया मैं। लोगों को कन्फ्यूज़न था कि ये कैसे बात कर देंगे, झूठलाएंगे, सचलाएंगे, लेकिन सच्ची बात इन्होंने कही। जो इन्होंने पहले कहा उसको आज भी वही कायम है। ये इनको कामयाब करे अल्लाह, इनके पार्टी को थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम करवा दे, मेरी दुआ यही है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।